हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे ईवीएस पेपर 1 के बारे में। इससे पहले हमारे 3 क्लास ईवीएस की हो चुकी है और हमारी 3 क्लास मैराथन क्लास हो चुकी है। और ये हम पेपर 1 यानी ईवीएस में जो लोग अपनी तैयारी को अच्छे कराना चाहते हैं तो ये जो भी क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं। इससे पहले हमने 146 क्वेश्चन करा चुके हैं और आज से हमारा है 147वां क्वेश्चन। यानी आज हमारा लगभग कम से कम 100 क्वेश्चन के आसपास हमारा चलेगा क्लास। तो जो लोग आए हैं तो जल्दी से हमारे सेशन में जुड़ जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं कि 147वां क्वेश्चन है हमारा कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में प्रकृति की सैर संचालित करने का उद्देश्य क्या है। तो ये है वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावात्मक संबंध का विकास करना। या दूसरा, प्रकृति की एक अभिसारी यात्रा कराना है। उसके बाद है एक पार्क में गैर करना और विद्यार्थियों की तंदुरुस्ती सुनिश्चित करना नहीं। उसके बाद है कि ऑप्शन 4 है कि विद्यार्थियों को बागवानी में व्यस्त रखना नहीं, हमें विद्यार्थियों को व्यस्त नहीं रखना है। तो इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर बच जाएगा वो पहला ही हो जाएगा कि इसमें प्रकृति के साथ भावात्मक संबंध का विकास करना। तो इस तरीके से आप अपने सही आंसर पे पहुंच जा सकते हैं। तो 148वां क्वेश्चन है, रेजी कहती है कि वो अपने पिता की तरह ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकते, उससे अपनी माँ की तरह घर बार संभालना और बच्चों की देखभाल करनी है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि कक्षा में जेंडर संबंधी इस अवधारणा को संबंधित करने हेतु सर्वाधिक उपयोगी रहेगी। तो एक रेजी है, वो बोलती है वो क्या है, वो जेंडर बायस यानी जो जेंडर स्टीरियोटाइप है उससे वो संबंध रख रही है। तो उसमें हम सबसे अच्छा उसके लिए क्या करेंगे, सबसे उसको समूह चर्चा कराएंगे या चलचित्र प्रदर्शन, नहीं चलचित्र प्रदर्शन नहीं करेंगे। तीसरा, भूमिका निर्वहन भी नहीं करेंगे, खेल नहीं, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन उसको कराएंगे ताकि वो उसके लिए सर्वाधिक उपयोगी रहेगी। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। उसके बाद है 149 क्वेश्चन हमारा कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हेतु आपने पाया कि कुछ बच्चे एकल अभिभावक परिवारों में रहते हैं और इस परिस्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। यानी एकल परिवार क्या होता है, एकल अभिभावक परिवार में रहते हैं। एकल में कौन से होते हैं, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे। तो इसमें है कि इन बच्चों की अवहेलना करे और विषय परिवार के संबंध पर ध्यान केंद्रित करे नहीं, इस बच्चे को अवहेलना नहीं करना है। इन बच्चों पर सहानुभूति दर्शाए और उन्हें परिवार पद समझाने के लिए कहे नहीं, बच्चों के लिए सहानुभूति नहीं, बच्चे के लिए समानुभूति रखना है। इसी परिवार में बच्चे द्वारा सामना की गई कठिनाइयों पर विशेष बल और विषय पर ध्यान केंद्रित करे नहीं, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ऐसे बच्चों को संदर्भ सम्मिलित और समानुभूति की एक संस्कृति का निर्माण करे। तो यहाँ पे आ गया समानुभूति, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा 4 होगा। तो इस तरीके से आप अपने सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप लोग कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको नेक्स्ट क्लास किस सब्जेक्ट की चाहिए। उसके बाद हैं रूपल, एक कक्षा 5 की छात्रा है। वो अपने शिक्षक को बताती है कि जब उसकी छोटी बहन रोती है तो दादी उससे कहते हैं कि चुप हो जा, नहीं तो चांद पर बैठा गिफ्ट बाबा उसे ले जाएगा। यदि आप रूपल के शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे। आप एक शिक्षक हैं और कोई 5 क्लास की छात्रा है, वो जब रोती है तो उसकी दादी कहते हैं कि चुप हो जा, नहीं तो चांद पर बैठा गिफ्ट बाबा उसे ले जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, रूपल की दादी से बात करके उन्हें ऐसा करने से मना करेंगे नहीं, रूपल से बात करके समझाएंगे कि दादी झूठ कह रही है नहीं। उसके बाद है कि रूपल को चांद के बारे में बताएंगे कि कहेंगे कि ऐसा कोई बाबा नहीं है नहीं। रूपल से कहेंगे कि वो सूचना का संकलन कर इस तथ्य की जांच करे। हाँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा 4 हो जाएगा क्योंकि यही ऑप्शन बच भी रहा है। और बोला है कि रूपल से हम लोग ये कहेंगे कि सूचना का क्या करे, वो संकलन करे और उस तथ्य की वो जांच करे। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। उसके बाद है 151 क्वेश्चन, यानी शिक्षक के रूप में आपसे अपेक्षा है कि आप विद्यार्थियों को ज्ञानेंद्रियों से परिचित करवाएं।
आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों को विषय के संदर्भ में पढ़ने के लिए तैयारी के साथ साथ आने के लिए कहेंगे? नहीं। विद्यार्थियों को उनके शब्दों में ज्ञानेंद्रियों के विषय में लिखने को कहेंगे? नहीं। उसके बाद है प्रत्येक संवेदना का कार्य चित्रण करने के लिए मूर्त पदार्थों का उपयोग करेंगे। हाँ, ये कुछ सही है। उसके बाद ऑप्शन 4 है कि प्रत्येक संवेदना का कार्य संपादित करने के लिए भूमिका निर्वहन का उपयोग करेंगे। नहीं, हम उसमें क्या करेंगे? वो बच्चे को मूर्त पदार्थ है, क्योंकि बच्चे टच और फील करके वो क्या करते हैं? वो जल्दी से सीखते हैं। और हमारा एनसीईआरटी 2005 भी कहता है कि बच्चे को करके सीखना, यानी हस्तपरक अनुभव, यानी तो इसलिए हमारा उसको जो चित्रण करने के लिए मूर्त पदार्थों का उपयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर 3 होगा। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। उसके बाद है 152 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है? तो हमारा जो पहला ऑप्शन है कि मानव व्यवहार और पारिस्थितिकी तंत्र में सामंजस्य नहीं, प्राथमिक स्तर से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक की शिक्षा नहीं। उसके बाद पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया, हाँ ये सही है। पर्यावरण के बारे में समझ और जानकारी नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा कि पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा 2 में एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को यात्रा थीम से परिवहन प्रकरण का संपादन करना है, इसलिए आप विद्यार्थियों को उसके संदर्भ में पढ़ने और नोट्स बनाने के लिए कहेंगे। ये हमारा पहला ऑप्शन हो गया। तो हम उसको नोट्स नहीं बनवाएंगे। परिवहन के महत्व पर उन्हें एक कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण दिखाएंगे? नहीं, अभी वो 2 क्लास का बच्चा है। सूचना एवं संप्रेषण साधनों का उपयोग करेंगे और उनके अनुभवों से निष्कर्ष निकालेंगे? या परिवहन के उपयोगी को अर्थ निकालने के लिए समाचार पत्रों को लेख पढ़ाएंगे? नहीं, हम बच्चों को लेख नहीं पढ़ाएंगे। हम बच्चों को क्या करेंगे? बच्चे के उनके अनुभवों से निष्कर्ष निकालेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने सही आंसर तक जा सकते हैं। तो आप लोग एनसीईआरटी 2005 को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। और इससे पहले हमारी 3 क्लास हो चुकी है ईवीएस मैराथन की, और आज 4थी क्लास है। तो आप लोग इससे पहले 3 क्लास आप लोग देखिए, क्योंकि 30 में से 30 आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम प्रकार से प्रदर्शित करता है? तो इसमें सबसे अच्छा देखना है। तो पर्यावरण अध्ययन अपने आप में कोई अलग विषय नहीं है, या दूसरा ऑप्शन है कि पर्यावरण अध्ययन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विषय विज्ञान व सामाजिक विज्ञान की पूर्व तैयारी है, या ऑप्शन 3 पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण और पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता है। हाँ, तो हमें बच्चों को ईवीएस के प्रति संवेदनशीलता बनाना है, यानी पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण और पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता है। तो ये राइट आंसर 3 हो जाएगा। उसके बाद है 155 क्वेश्चन है। तो चलिए, कक्षा 2 के विद्यार्थियों को प्रकरण चिट्ठी आई के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त है? तो संचार का पाठ पढ़े और संबंधित अभ्यास कीजिए। तो देखिए, ये हमारा ऑप्शन गलत है। देखिए, हम किस तरीके से अपने एक हम जान जाएंगे कौन सा गलत है, बाकी अब अपने सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो जो ए हैं, ये हमारा क्या है? ये गलत है। तो देखिए, इसमें ए है तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, इसमें भी ए है तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास बचा है 2 और 4। तो इसमें एक बी है और एक बी सी है और सी एक डी है। तो देखिए, सी तो सही होगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं सी, क्योंकि विद्यार्थियों को उनके दादा दादी को पत्र लिखने के लिए तैयार करिए। विद्यार्थियों को उनके दादा दादी को पत्र लिखने के लिए तैयार किया जाएगा। हाँ, तो इससे क्या होगा कि वो चिट्ठियाँ उसके लिए वो सबसे उपयुक्त विधि भी है। उसके बाद है कि विद्यार्थियों को सूचना को जोड़कर उनके अपने शब्दों में लिखने के लिए कहिएगा, या डाकियों के कार्य को अनुभव करने के लिए एक स्थानीय डाकघर जाने की योजना बनाइए। तो जो कक्षा 2 के जो बच्चे हैं उसमें उन लोग के सबसे अच्छा है वो करके अनुभव से वो ज़्यादा सीखते हैं। तो जो इसका जो ऑप्शन है, यानी जो सी है, सी सही है, उसके बाद डी सही है। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा 4 हो जाएगा कि ऑप्शन सी और डी। इस तरीके से आप क्या करेंगे कि आप अपने क्वेश्चन पे
का जो आंसर है वो निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा समूह एक ही प्रकार के खाने के सामग्री से बना है, एक ही प्रकार के खाने से। तो जो हमारा डोसा है, पुलाव है, खीर है, चपाती, दाल, सलाद, हलवा, बिरयानी, जेली, अचार, इडली, हलवे। तो जो डोसा, पुलाव और जो खीर है ये क्या है, वो एक ही प्रकार के खाने से बना है। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन बच्चों के पर्यावरण अध्ययन सीखने के संदर्भ में सत्य हैं। तो बच्चे अपने आसपास की दुनिया से सक्रिय रूप से रहते हैं। तो ये जो इसका राइट आंसर ये पहला सही है। अभी अलग अलग पृष्ठभूमि से आए बच्चों के समान संदर्भित अनुभव होते हैं। क्या बच्चे अलग अलग जो पृष्ठभूमि से आए बच्चों के समान संदर्भित अनुभव होते हैं, या विविधता सिखाने की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संसाधन है। तो डी भी सही है, जो विविधता सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संसाधन है। उसके बाद हैं बी और सी में देखना है। तो जिसमें ए और डी रहेगा वो भी हमारा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद हम सी, बी और सी को देखते हैं। तो देखिए जो हमारा अलग अलग जो पृष्ठभूमि से आए बच्चों के समान संदर्भित अनुभव होते हैं, तो ये हमारा ये गलत है। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, वो ए, सी और डी। तो ए, सी, डी किस में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है, ए, सी और डी। तो राइट आंसर 2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विषय पक्षियों प्रस्तुत करने के उद्देश्य से आप निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता देंगे। आप बच्चों को एक विषय पक्षियों प्रस्तुत करने के उद्देश्य से, तो सबसे अच्छा क्या होगा, तो सबसे अच्छा देखिए अपने विद्यार्थियों को पक्षियों के प्रतिरूप उनके नाम की सूची के साथ याद करने के लिए नहीं, बच्चों को आप याद करने के लिए नहीं कह सकते हैं। विद्यार्थियों को पक्षियों के विषय में अपने शब्दों में लिखने के लिए कहेंगे। चलिए अपने शब्दों में लिखने के लिए कुछ हद तक सही है। उसके बाद स्थानीय पक्षी, उनकी प्रकृति और उनके आवास स्थानों को पहचान करने के लिए प्रकृति का सैर का उपयोग कीजिए। हाँ, तो जो तीसरा ऑप्शन है बच्चे सैर करेंगे, बच्चे घूमेंगे, देखेंगे, तो वो देखकर बच्चे क्या करते हैं, वो जल्दी से सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। ये है कि यूट्यूब पर उसके कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण दिखाएंगे, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 3 है। हमें बेहतर ऑप्शन चुनना होता है। सीट्यूट का यही नियम होता है कि जो चारों में से जो सबसे बेहतर ऑप्शन है वही हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद है वाणी ने कहा कि आम का पेड़ खुली छतरी जैसा है, और इस कथन में वाणियों द्वारा किन प्रक्रियाओं का उपयोग किया है। एक वाणी है, वो कह रहे हैं कि आम का जो पेड़ है वो खुली छतरी जैसा है। तो वो क्या कर रहा है, वो अवलोकन कर रहा है। हाँ, तो वो अवलोकन करके ही वो बता रहा है। क्या वो तुलना कर रहा है, तुलना भी कर रहा है। क्या वो निर्णय ले रहा है, नहीं, वो निर्णय नहीं ले रहा है। वो क्या कर रहा है कि उसके जैसा है, वो कल्पना कर रहा है। तो ए, बी और डी, ए, बी, डी किस में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में। तो 4 राइट आंसर। इस तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, तो कक्षा 2 में विषय स्तर का शिक्षण करते हुए विद्यार्थियों ने ऐसे उदाहरण को साझा किया जिसमें लोगों को सार्वजनिक संसाधन जैसे कुआं, तालाब इत्यादि जल पीने के लिए माना किया गया था, और आप ऐसी परिस्थिति में कैसे निपटेंगे। तो विद्यार्थियों को विषय से हटने से रोकेंगे और विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहेंगे। तो ये हमारा ये सही है कथन। उसके बाद विद्यार्थियों को ऐसी घटनाओं को कक्षा में साझा करने से मना करेंगे नहीं, हमें विद्यार्थियों को माना नहीं करना है। तो बी गलत है। तो देखिए बी इसमें भी है, ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 2 में है बी। तो इस तरीके से दोनों गलत हो जाएगा और ये
पहला जब सही है तो जो केवल डी ही नहीं होगा, तो इस आधार पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा ए, सी और डी। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे कि अपने सही आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। उसके बाद है पर्यावरण अध्ययन के विषय हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? विषय अवधारणा को समझ का विकास नहीं, प्रायोगिक गतिविधि की समझ का विकास नहीं, अवलोकन, खोजबीन, तर्क और निष्कर्ष की क्षमताओं का विकास, या चौथा है विवेक के आधार पर सही और गलत को नहीं, विवेक के आधार पर सही और गलत को तय करने की क्षमता का विकास नहीं। बच्चे कहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिव होंगे? तो वो अवलोकन करके, ऑब्जर्वेशन करके, खोजबीन करके, डिस्कवरी करके, तर्क करके, वो निष्कर्ष की क्षमताओं का विकास करेंगे, तो इसमें बच्चा ज़्यादा एक्टिव होगा। तो हमें ऐसे ऑप्शन को देखना है कि जहाँ पे बच्चा ज़्यादा एक्टिव है वहीं हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद है देखिए हाथियों से, तो आपको क्वेश्चन हर शिफ्ट के एग्जाम में हाथियों से क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। तो हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो हाथी क्या होती है? अपने भारी शारीरिक ढांचे के कारण हाथी अत्यधिक आराम करना पसंद करते हैं। क्या हाथी क्या करते हैं? वो ज़्यादा आराम करना पसंद करते हैं? नहीं, हाथी बहुत कम सोता है। तो देखिए ये जो है गलत है, तो ये गलत है, तो ये पहला में भी है और तीसरा में भी ये है। तो इस तरीके। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो यदि कोई किसान अपने खेतों में उर्वरक और कीटनाशकों के अधिक का उपयोग करके बार बार धान की फसल उगाता है, तो इस आचरण से उसके खेत की मृदा क्या होगी? कोई भी किसान है क्या कर रहा है अपने खेतों में उर्वरक और कीटनाशकों को वो क्या ज़्यादा यूज कर रहा है, तो क्या होगा? धान की फसल उगाता है, तो इस आचरण से उस खेत की मृदा क्या होगी? केवल धान की फसल के लिए उपयुक्त होगी? नहीं, ये गलत है। एक साल में कई फसलों के लिए उपजाऊ हो जाएगी? नहीं, उपजाऊ नहीं होगी। उसके बाद है उसी प्रकार की फसलों के लिए भी उपजाऊ हो जाएगी? नहीं, बार बार हम उसमें उर्वरक कीटनाशक का यूज करें तो क्या हो जाएगी? वो हमारा वो बंजर हो जाएगा। क्या हो जाएगी? वो ज़मीन बंजर हो जाएगी। ये शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बार बार आता है, ये रिपीट होता है। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन हम लाए हैं आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग इसमें एक भी क्वेश्चन स्किप ना करें। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थों को आप जल से कपों के द्वारा छान कर अलग कर सकते हैं? जल से कपों के द्वारा छान कर अलग करना, दूध और नमक को अलग कर सकते हैं, दूध को और नमक को नहीं, नमक और चीनी को भी नहीं, हल्दी पाउडर तेल को भी नहीं, हम किसको? चौक पाउडर और रेत को। तो जो राइट आंसर इसका हो जाएगा वो 4 हो जाएगा कि चौक पाउडर और जो उसका रेत है उसको हम क्या करते हैं? कपड़ों से जल के छान के अलग कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जिसमें रक्तहीन की पहचान हो उसको क्या खाने की पीने की सलाह दी जाएगी? तो जिसमें रक्तहीन यानी जिसमें खून की कमी होती है, तो खून की कमी के लिए हमें क्या करना चाहिए? चुकंदर का रस तथा पालक, क्योंकि चुकंदर का रस तथा पालक में क्या होता है? उसमें जिसे लौह की मात्रा उसमें ज़्यादा पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह तत्वों को आयरन में प्रचुर खाद्य सामग्री का समूह कौन है? ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो लौह सबसे ज़्यादा आयरन किस में पाया जाता है आपको? तो आंवला में, पालक में और गुड़ में। तो राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। उसके बाद है किस क्षेत्र में जल की कमी कही जाती है? तो सभी घरों को रोजमर्रा के कार्यों के लिए पानी मिलता है? नहीं, उस क्षेत्र में पानी केवल नलों से आता है? नहीं, केवल से है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। प्राप्त होने वाली पानी पीने और खाने पकाने के लिए असुरक्षित हैं, हाँ, उसी को कमी कहा जाएगा। प्राप्त पानी से लोग धान सफाई का काम कर सकते हैं? नहीं, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा कि प्राप्त होने वाली पानी पीने और खाना पकाने के लिए क्या असुरक्षित होता है, तो उसे जल की कमी कही जाती है। तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि क्रुक भाषा में तुरंग का मतलब क्या होता है, तो तुरंग का मतलब क्या होता है, जंगल होता है यानी वन होता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो दूसरा हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि मलेरिया रोग से ग्रसित व्यक्ति को सामान्यतः लक्षण क्या होंगे। कोई भी व्यक्ति है वो मलेरिया से ग्रसित हैं तो उसमें जो उसका सामान्यतः लक्षण क्या होना चाहिए, बुखार के साथ खांसी और जुकाम होना चाहिए मलेरिया से, नहीं तो ये हमारा ये गलत है। उसके बाद दस्त और बुखार, नहीं ये भी हमारा गलत है। ठंड लगना और बुखार या त्वचा पर फफूंदी तथा बुखार, नहीं क्या होता है कि मलेरिया से अगर कोई व्यक्ति ग्रसित है तो उसको ठंड लगता है और बुखार आता है। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। मलेरिया से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपके एग्जाम में। उसके बाद है मुकुल हस्त मुद्रा, जो सभी उंगलियों के सिरों को जोड़कर बनाते हैं वो क्या दर्शाते हैं। जो मुकुल जो हस्त मुद्रा है उस सभी उंगलियों को सिरों को जोड़कर बनती है, क्या बनता है वो, तो वो बनता है कमल का फूल बनता है। तो इसका राइट आंसर दूसरा। ये देखिए ये दोबारा ये क्वेश्चन आया हुआ है इंस्टीट्यूट के एग्जाम में, ये दूसरी बार आ गया है। इससे पहले भी एक बार आया था ये, और ये आज भी आया, दो बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, तो इस आने की संभावना है। उसके बाद भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें अवश्य क्या करना चाहिए। हमें फल और सब्जियों को काटने के बाद धोना चाहिए, नहीं काटने के बाद धोना नहीं, धोने के बाद काटना है। भोजन को अधिक देर तक पकाना नहीं, भोजन को अधिक देर तक पकाइएगा तो उसका जो प्रोटीन है वो ख़त्म हो जाता है। चावल तथा अनाजों को ढेर सारा पानी में धोना नहीं, ज़्यादा पानी में धोना भी नहीं है। चावल तथा अनाजों को उसी पानी में पकाना जिसमें उन्हें भिगोया गया है। हाँ, तो जिससे चावल को भिगोया गया है उसी पानी में उसको पकाना भी चाहिए, जिससे वो आप जिस चावल को जिससे धो रहे हैं उसी पानी में भी पकाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो 4 हो जाएगा। उसके बाद है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने के दौरान निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब बच्चों को क्या कर रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण लेके जा रहे हैं। तो क्षेत्र भ्रमण के लिए लक्ष्यों का निर्धारण किया जाएगा, नहीं। यात्रा के माध्यम का चयन होगा, नहीं। चर्चा के अवसर सृजित करना, हाँ। चिंतनशील जर्नल लिखना वो रखता, नहीं। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा कि 3 हो जाएगा कि चर्चा के अवसर सृजित करना। तो राइट आंसर इसका 3 हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में एक क्रियाकलाप आधारित उपागम को आयोजित करने के 4 चरणों के सही क्रम कौन से हो सकते हैं। जो पर्यावरण अध्ययन में एक क्रियाकलाप में आधारित उपागम को आयोजित करने के 4 चरणों के सही क्रम, तो विषय की पुनरावृत्ति होनी चाहिए, प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना, या उसके बाद एक भली प्रकार आयोजित की योजना, एक सकारात्मक वातावरण का सृजन, या प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना है। आप विद्यार्थी को समर्थन देंगे, फिर उसके बाद विषय की पुनरावृत्ति करेंगे, या फिर उसके बाद एक सकारात्मक वातावरण या सृजन करना, या भली प्रकार आयोजित करना। नहीं, ये गलत है, पहला भी हमारा गलत है। एक ऑप्शन तीसरा, एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना। हाँ, हम पहले क्या करेंगे, एक सकारात्मक का सृजन भी करेंगे, एक भली प्रकार आयोजित योजना भी किया जाएगा, विद्यार्थियों को समर्थन देना और विषय की पुनरावृत्ति। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 175। तो रिया ने पूछा कि यदि पौधे बारिश में गीले हो गए तो उन्हें सर्दी नहीं लगेगी। उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए। मान लीजिए आप एक अध्यापक हैं और आपके कोई एक बच्चा को पूछ रहा है कि यदि पौधे बारिश में गीले हो गए तो क्या उन्हें सर्दी नहीं लगेगी, तो आप क्या कीजिएगा। तब विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि हमारी तरह पौधों को बीमारियों से जुकाम लग सकता है। क्या आप इस तरीके से बच्चे से कहेंगे, तो नहीं, ऐसे हमें नहीं कहना है। तो देखिए जो ए है, ए हमारा गलत है, तो पहला में ए है, चौथा में ए है। हमारे पास अब 2 ऑप्शन बचा, बी और सी और सी और डी। तो देखिए
विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि विषाणु से प्रभावित नहीं होते हैं। कहना चाहिए कि पौधे जो होता है, नहीं, पौधे क्या होता है, पौधे विषाणुओं से क्या होते हैं, वो प्रभावित होते हैं। तो हमारा जो राइट ये बी है ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से बी यहाँ पे भी गलत हो गया। तो हमारे पास बचा कौन सा ऑप्शन, 3 बचा, सी और डी। यानी विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वो पौधे को जुकाम लगने से कैसे बचा सकते हैं। हाँ, ये आप पूछ सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन में सहयोगी अधिगम उपागम क्या है। तो समूह में व्यक्तिगत क्रियाकलाप के मान में वृद्धि नहीं, सामूहिक कार्यों के लिए विषयों के मान में वृद्धि नहीं, समूह के क्रियाकलापों के मान में वृद्धि, समूह के शिक्षक के मान में भी वृद्धि नहीं। तो ये क्या होगा, ये समूह के क्रियाकलापों के मान में वृद्धि। तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिद्धि स्वतंत्रता दिवस पर रंगोली बनाने के लिए कक्षा 5 की छात्राओं का चयन करती हैं और प्रधानाध्यापक उससे इस गतिविधि के लिए कुछ छात्रों को भी चयन करने को कहते हैं। प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर पर कौन सी पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या अपेक्षा को संबंधित करे। वो प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो उसमें कौन सी है, तो विविध के अनुभव के माध्यम से परिवेश के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है। देखते हैं आगे ऑप्शन, परिवारों के साथ अंतर्क्रिया के माध्यम से प्रक्रिया कौशल का विकास करना, या प्राकृतिक, भौतिक और मानव संसाधन के प्रति संवेदनशील विकसित करना। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तीसरा भी है। उसके बाद समानता, न्याय तथा मानवीय गरिमा से संबंधित मुद्दों की पहचान करना। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 4 की समानता, न्याय तथा मानवीय गरिमा से संबंधित मुद्दों की पहचान करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में सृजनात्मक अभिव्यक्ति संभव नहीं है, संभव है, शिक्षार्थियों पर निर्भर है, नहीं, नवाचार के लिए आवश्यक है, या समय नष्ट करती है, नहीं, ये समय नष्ट नहीं करता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहता है, नवाचार के लिए आवश्यक है। तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। उसके बाद है 179 क्वेश्चन। आप लोग वीडियो के अंत तक क्लास देखिए, आप कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वह कार्यक्रम जो शिक्षार्थियों को उन्होंने सीखा है कि प्रयोग और अभ्यास करने की अनुमति देता है, यह क्या है, प्रश्नावली कार्यक्रम है या अवलोकन कार्यक्रम है, नहीं, परियोजना कार्यक्रम है या प्रायोगिक कार्यक्रम, प्रायोगिक कार्यक्रम नहीं है। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा, वो तीसरा हो जाएगा कि ये क्या है, ये तीसरा में हमारा ये है कि ये परियोजना कार्यक्रम है, परियोजना कार्यक्रम है। तो जो राइट आंसर है ये 3 हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीखना क्या है, सीखना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस यानी सतत प्रक्रिया है। सीखना क्या है, सतत प्रक्रिया है। और पर्यावरण अध्ययन विषय में सीखने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, शिक्षक से बातचीत करेंगे, तो इसमें आप शिक्षक से नहीं, तो ये है, तो ये हमारा गलत है। तो ए में पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बी पाठ्य पुस्तक और पठन सामग्री, नहीं, बी भी हमारा गलत है। तो बी भी गलत। हमारे पास बच कौन सा गया, सी और डी। तो देखिए, सीखने के दौरान हुए अनुभव भी रहना चाहिए, क्रियाकलाप के दौरान अंतःक्रिया भी। तो जो इसका राइट आंसर है होगा वो हमारा 4 हो जाएगा कि सी और डी। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी और डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं 181 पे, कि पक्षी निश्चित समय पर अपने पंख को खो देते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसके लिए हमने एक थ्योरी की क्लास बहुत अच्छे से करा चुके हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको मोल्टिंग बोलते हैं, यानी झाना बोलते हैं। यानी अपने समय क्या कहते हैं, निश्चित समय होता है पक्षियों को जो अपना पंख खो देते हैं, उसे मोल्टिंग कहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षियों के पंखों के दोनों ओर का मुलायम भाग क्या कहलाता है। तो जो उसके पक्षी के जो मुलायम का दोनों भाग होता है उसे वार्ब कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसके वार्ब बोलते हैं। उसके बाद है
पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम के शैक्षणिक उपागम को अधिग्रहण करना चाहिए। क्या अज्ञात से ज्ञात की उपागम नहीं, अल्प अज्ञात से अल्प ज्ञात नहीं, ज्ञात से अज्ञात उपागम या अल्प ज्ञात से नहीं। इसमें क्या किया जाना चाहिए, हमें शिक्षण का जो अधिग्रहण का जो करना चाहिए उसमें हम नून टू अनोन यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर हमें इसका उपयोग करना चाहिए यानी उसका उपागम होना चाहिए। उसके बाद है 184 क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के विषय में विद्यालय आधारित आकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा आकलन उपकरण का सर्वाधिक उपयुक्त होंगे। पेपर और पेंसिल परीक्षण होता है, पेपर और पेंसिल परीक्षण तो नहीं, पेपर और पेंसिल परीक्षण इसमें नहीं होता है, तो जो ए है वो हमारा गलत हो जाएगा, तो ए इसमें है, ए और इसमें है। उसके बाद बी है समूह कार्य, हाँ समूह कार्य होना चाहिए, बी हमारा सही है। देखिए बी सही है तो बी इसमें है। उसके बाद निष्पादन परीक्षण या परियोजना कार्य, परियोजना कार्य नहीं होना चाहिए, परियोजना कार्य होना चाहिए लेकिन निष्पादन परीक्षण नहीं होना चाहिए, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, बी और डी। उसके बाद है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम रूप से समझाई गई। क्या ज्ञान के प्रदाता के रूप में नहीं, ज्ञान के दाता के रूप में नहीं, ज्ञान के सुगमकर्ता के रूप में, ज्ञान के सृजनकर्ता के रूप में नहीं। शिक्षक क्या है, शिक्षक एक सुगमकर्ता है यानी फैसिलिटेटर है, यानी ज्ञान के सुगमकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका है। इसके बाद है 146 क्वेश्चन है यानी आखिरी क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से कौन से घटकों का समावेश पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को संरचित करते समय आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। उदाहरणों को सहित संप्रदाय की व्याख्या। हमें देखिए अगर हमें व्याख्या नहीं देना है तो ये जो हमारा पहला ऑप्शन है यानी ए जो है ये गलत है, तो देखिए ए इसमें भी है इसलिए ये गलत हो जाएगा, ए इसमें भी है तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ए इसमें भी है ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारे पास बचा कौन सा ऑप्शन, 2 बी सी और डी। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप सारे ऑप्शन को सही कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने सीटेट क्वालिफाई किया इस तरीके से आप भी ऐसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि जो भी आपको अपडेट हो वो मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही।